चलो ठीक है सर, चलो चालू करो। चलो करो मनोज भाई, आप ही करो। देखिए, लगातार नरेश मीणा का आंदोलन से पीछे नहीं छूट रहा है। अब फिर डुमरी बांध का आंदोलन चालू। देखो अभी जब मैं अनशन से उठा हूं तो अपने आप में एक थकान सी महसूस होती है, और लेकिन मेरा ये है कि शरीर कह रहा है कि रुक जा, थक गया, लेकिन मन कहता है कि रुकना नहीं है, चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और अनशन के बाद आपके बीच में हूँ। आज मैं झालावाड़ जा रहा हूँ। जिन बच्चों के लिए हमने अनशन किया था, जो 7 बच्चे एक्सपायर हो गए थे, उनकी जो हमने रकम इकट्ठी हुई है जन सहयोग से, 1 करोड़ रुपए हमारे पास आए हैं। उन 1 करोड़ रुपए को उन तक पहुंचाने के लिए मैं झालावाड़ जा रहा हूं। आज आपके बरवाड़ा के पास एक कार्यक्रम भी है मेरा पद्दंगल का, उसको हाजिरी दे के वहाँ पर, और फिर उसके बाद मैं 6 तारीख को उन सभी परिवारों को वो आर्थिक मदद जो सहयोग से हुई है उसको देने जा रहा हूँ। नरेश जी, समरावता कांड, जन क्रांति यात्रा के बीच में आपकी गिरफ्तारी और आमरण अनशन यानी कि जान पे बनाई, इन सब चीज़ों से नरेश मीणा ने आके सीखा क्या है? देखिए, मैं अभी बार बार कह रहा हूँ कि जेल में जब रहा मैं, तो जेल की ज़िंदगी मेरे लिए एक अलग ही ज़िंदगी है, जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों को पढ़ा है, और अभी मैं झालावाड़ जेल में रहा तब मैंने 2 लोगों को पढ़ा है बहुत गौर करके, कर्नल भैंसला और शिबू सोरेन। कर्नल भैंसला के बारे में तो आप तमाम लोग, राजस्थान के लोग जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से सामाजिक क्रांति लाए और किस तरह से गुर्जर समाज को उन्होंने एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया अपने आंदोलन के माध्यम से। लेकिन शिबू सोरेन साहब को शायद यहाँ लोग कम जानते होंगे, लेकिन शिबू सोरेन झारखंड में एक ऐसा शख्स हुआ जिसके 14 साल में की उम्र में उनके पिताजी का हत्या कर दी गई थी, मर्डर कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने जंगलों में जाके आदिवासियों की जमीनों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, 200 मुकदमे लगे, और उन्होंने उनका जीवन पर्यंत उनका आंदोलन चलता रहा। इनसे प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अब राजनीति में केवल एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, केवल पद के लिए काम नहीं करना चाहिए। उससे हटकर केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जब सत्ता में रहें या पद पे रहें तभी लोगों की मदद करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर देख रहा हूं कि अभी जो विपक्ष की भूमिका वो आपके सामने है। लोग इंतजार करते हैं कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तब हम मदद करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि विपक्ष में जब आप हो, जब आप पद पे नहीं हो, सत्ता में नहीं हो, तब आप कितने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, कितने लोगों को न्याय दिलाने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, वो अहम है। और इसीलिए मैंने अभी तय कर लिया है कि मुझे कोई पद की लालसा नहीं है, पद का तो भरोसा नहीं ईश्वर, क्योंकि 25 साल हो गए अभी तक तो कोई योग बना नहीं, और कोई गारंटी भी नहीं कि आगे भी कोई योग राजनीतिक तौर पर कोई इस तरह का बने। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पद का और उसका इंतजार में ही बैठे रहे। इसलिए मैंने तय कर लिया कि अब जहाँ भी कहीं मुझे लगेगा कि यहाँ अत्याचार हो रहा है या इस तरह की घटना हो रही है, वहाँ लोगों की लड़ाई लड़ने का बराबर। एक बड़ी बात की जेल का अनुभव और बात सत्यापित किया है। एक चीज़ यह है कि आप जब यहाँ मौजूद थे जेल में, तब आपने एक बात कही थी, आपको शिफ्ट भी किया गया कि मेरी जान को खतरा है तो, और उसके बाद में अब हथियारों के वीडियो अब निकल के आए हैं जी। तो उस सूरत में ऐसा क्या देखा, किस तरह का माहौल देखा टोंक जेल में, तो आपको खुद को ये लग गया, नरेश मीणा को ये लग गया कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है? ऐसे कई घटनाक्रम जेल में हुए थे जिससे मुझे पूरा महसूस हो गया था कि मेरे पे हमला हो सकता है, और फिर मुझे पता लगा कि यहाँ हथियार भी मौजूद है। तब मैंने ये आप सभी मीडिया के माध्यम से ये बात कही थी कि टोंक जेल में हथियार है और मेरी जान को खतरा है, और अब आप सबके सामने वो बात आ गई कि जेल में वो जो हथियार थे, जो उसकी मैंने जिक्र किया था, वो उसका वीडियो वायरल हो गया। अब ये प्रशासन के ऊपर डिपेंड है कि प्रशासन कितना इसको सीरियस ले, कितना इसको संवेदनशील होकर इसकी जांच करे। मैं तो चाहता हूँ कि नीचे तक जाकर इसकी जांच हो, जो भी लोग दोषी हैं। तो सबसे बड़ा आज सवाल इस बात का है, क्योंकि यहाँ के राजेश मीणा एसपी ने कहा है कि ये वीडियो साल भर पुराना है, वीडियो 2 साल पुराना है या 5 साल पुराना है, वीडियो टोंक जेल का है, वीडियो 2 साल 5 साल पुराना है, लेकिन वीडियो टोंक जेल का है। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि अब क्या पुलिस प्रशासन उस कट्टे को बरामद करेगी या नहीं करेगी। वो कट्टा किसने जेल के अंदर पहुंचाया, और वो कट्टा अभी वर्तमान समय में वो कट्टा कहाँ है। सबसे मेरा सवाल ये है कि इसलिए मेरा ये प्रशासन से है कि जल्द से जल्द, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है, और मैं अभी इसलिए कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि प्रशासन अभी कितना इसमें संवेदनशील होकर इस मामले को सामने लाएगा। अगर प्रशासन सामने नहीं लाता है तो फिर मैं वापस से, वो जो 2 वीडियो में शख्स नजर आ रहे हैं, जो जी आपके समय भी वो रहे होंगे, देखा है आपने? एक लड़का तो जो दीपक मेनारिया है, वो तो मेरे साथ
एक हमें जिस सिंगल बैरिक में रखा गया था उसमें मेरे साथ रहा है। किस तरह का रवैया था उसका? वो लोग देखो, उनकी जो लाइन है वो क्रिमिनल लाइन है, उन पे कई मुकदमे हैं इस तरह के, लेकिन मेरे रिश्ते उनसे दोनों से ठीक थे, क्योंकि मैं तो किसी को वहाँ जो मुलजिम आते हैं सब लोग मेरे से बात करते थे। लेकिन वहीं से पता लगा जब मुझे ये भी पता लगा आज कि उसमें जो निर्दोष कर्मचारी हैं जेल में, जिनका इस पूरे मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो साफ सुथरे थे, जिन्होंने वहाँ पर जिन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं था, उन पर इसकी गाज गिराई जाने वाली है। और जो लोग दोषी थे, जो लोग इसमें शामिल थे, उनको बचाने का प्रयास चल रहा है। मैं अभी इसमें ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद अगर दोषियों को बचाया गया और निर्दोष लोगों को इसमें फंसाया गया तो फिर मैं टॉक की धरती पे आंदोलन, बिल्कुल टोंक की धरती पर प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। नरेश जी, जेल के अंदर हथियार बार बार की चेकिंग, हर महीने कलेक्टर एसपी चेक करते हैं, जो भी उनका सिस्टम है 3 महीने का, जो भी बार बार जेल चेक की रहती है, तो फिर उस चेकिंग में डीजी जेल तक देखिए, अब मैं आपसे खुलासा कर रहा हूं जेल को। जेलों में जो अधिकारी जाते हैं चेक करने, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, वहां हर डिपार्टमेंट के अधिकारी कैदियों की, बंदियों की सुविधा के लिए जाते हैं, कोई उनके साथ गलत नहीं हो। लेकिन सारे के सारे अधिकारी जो जेलों में जाते हैं वो एज ए पर्यटक की नजर में जाते हैं। वहां वो ऐसे जाते हैं जैसे कोई पिकनिक मनाने वो जेलों में जा रहे हो। जेलों में वो जब जाते हैं तो परेड लगाई जाती है, सब बंदियों को खड़ा कर दिया जाता है ताकि उनसे शिकायतें जानी जाए। लेकिन जब भी जेलों में जांच होती है, चेकिंग होती है, उसके पहले 15 मिनट पहले अलर्ट मोड पर जेल को कर दिया जाता है, कह दिया जाता है किसी के पास भी कोई अवैध सामग्री है उसको जमा करा दो या गायब कर दो, जांच आने वाली है। जब पुलिस का एसपी जब जेल में छापामारी करने अपने क्वार्टर से रवाना होता है, उसके पहले जेल में सूचना पहुंच जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि वहां इतना दबाव दिया जाता है, जो परेड में अगर कोई बंदी ने अगर गलती से भी ये कह दिया कि हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा है या हमें ये मिल रहा है, उसके साथ जो टॉर्चर होता है वहां, उन 4 दीवारी की खबरें बाहर नहीं आती है। मैं जानना चाहता हूँ, बूंदी जेल में भी मैं रहा, बूंदी जेल में जो मशीनें दी हुई है खाना बनाने की, वो आज भी जंग खाए पड़ी है। वहाँ आज भी जंग खानी पड़ी है। एक बार वहाँ जो जेल के आईजी साहब जो कोटा के दौरे पे थे, तो उस समय उन मशीनों को झूठ मार आधे घंटे के लिए चालू किया गया ताकि कहीं आईजी आ जाए और देख नहीं ले। और आज भी अभी वर्तमान में, लेकिन कौन जा रहा है जेल में? कोई नहीं जा रहा। और ये तो मैं पहला शख्स हूँ जो जेल के लिए कुछ बोल रहा हूँ, नहीं तो वहां तो बोलते नहीं है। मैंने मीडिया से भी कहा, आपसे भी कह रहा हूँ, टोंक जेल में रोज के 10 बंदी बंद होते हैं, 10 बंदी छूटते हैं एवरेज। आप 10 बंदी जो फ्री होते हैं, जो छूट के जेल से बाहर आते हैं, उनसे जाके इंटरव्यू लो, आपको पूरी हकीकत पता लग जाएगी जेलों में किस तरह का सिस्टम है, किस तरह का नरक बना रखा है। 300 रुपए जेलों में खाने की डाइट के रूप में मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 50 रुपए की डाइट दी जाती है। और अभी इसीलिए जब मैंने टोंक जेल के बारे में, बूंदी जेल के बारे में आपके मीडिया के सामने अपनी बात रखी, तो जब मुझे अभी जेल में, झालावाड़ जेल में रखा गया, मुझे 40 दिन रहा मैं जेल में, एक दिन भी सिंगल डे मुझे दूसरे बंदियों से नहीं मिलने दिया। मुझे सिंगल 40 दिन एक सेल्स में रखा गया, सेल्स में, जहां मुझे किसी से मिलने इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मेरे पास उस जेल की सूचनाएं आ जाए। जेल कैंपस के अंदर मेरे बंद रहा, लेकिन मुझे वहां के बारे में ये भी पता नहीं चल सका कि खाना कहाँ बनता है, खाना कैसा बनता है, किस तरह से वहां लोगों से काम कराया जाता है। जेल पे एक मैं डायरी लिख रहा हूँ, जेल डायरी, वो लॉन्च करेंगे, उस समय मैं बताऊंगा किस तरह के जेल के हालात है। और यही कारण है, जब मैं अनशन पे बैठा था तब भी मैंने प्रशासन को कहा था अभी, और आज आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं, मैं आज भी चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी एक बार मुझे बुलाकर टेबल पे बात कर ले। अगर जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे को बुलाकर टेबल पे बात करेंगे, मैंने पहले कहा, उससे राजस्थान की भी दशा और दिशा में सुधार आएगा। और इस तरह के बहुत सारे कार्य ऐसे काम हो रहे हैं यहाँ राजस्थान में, उनमें और उसमें उनको भी जनता श्रेय देगी। मैंने कहा जैसे आरपीएससी में कुछ सुधार हुए हैं, और उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा भजन लाल जी को। बहुत लंबे समय से आरपीएससी में फर्जीवाड़े थे, लेकिन उन्होंने, भजन लाल जी ने कहीं न कहीं उसमें नकेल कसी है। मैं चाहता हूं भजन लाल जी ने जिस तरह से आरपीएससी में नकेल कसी है, उसी तरह से राजस्थान आज की तारीख में 2 बीमारियों से सबसे ज्यादा ग्रसित है। एक है नशाखोरी, हर घर घर में नशा पहुंच रहा है, और दूसरा करप्शन, जो हम भ्रष्टाचार कहते हैं। मैं चाहूंगा कि भजन लाल जी मुझे बुलाए तो मैं ये इसमें गांजा नशा फेर रहा उसको लेकर, और एक करप्शन, आज थानों से लेके, तहसील से लेके, पटवार घर से लेके हर सरकारी दफ्तर में करप्शन है। मैं चाहूंगा भजन लाल जी से मिलने के बाद एसीबी जो है, एसीबी जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संस्था बना रखी है राजस्थान में, वो क्या सही तरीके से काम कर रही है? क्या उस आरपीएससी, जिस तरह से आरपीएससी भ्रष्ट हो गई थी, आरपीएससी में बैठे हुए लोग आरपीएससी को खत्म कर रहे थे, उसी तरह से आज एसीबी जो है, जिसको करप्शन का डिपार्टमेंट है, उसमें झालावाड़ में एक एसीबी का एडिशनल एसपी पकड़ा गया।
एक आपके सवाई माधोपुर में एसीबी का अधिकारी पकड़ा गया। हम चाहते हैं एसीबी में भी सुधार हो इस तरह का, ताकि करप्शन से लोगों को बचाया जा सके। आपने कहा कि जेल डायरी आप लिखेंगे, कितनी जेलों के अनुभव तो अभी तक हो चुके हैं? देखिए मैं कुछ और जेलों का अनुभव भी हो? उम्मीद तो क्या करेंगे पत्रकार महोदय, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरह से सरकार के जो काले कारनामे उनको सामने ला रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ जो तानाशाह शासक जो नेता बैठे हुए हैं उनको काले कारनामे सामने ला रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जिस तरह से मेरा मूवमेंट चल रहा है, अभी मेरे पास सूचना आई है कि अभी जस्ट सूचना आई है कि एक जमुआ रामगढ़ में एक बच्चा, एक विक्रम मीणा नाम का लड़का जो जंगल में बकरी चराने जाता है और वहाँ पे फॉरेस्ट वाले उसके साथ मारपीट करते हैं, और मारपीट करने के बाद वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। आज उसके लिए जब न्याय मांगते हैं लोग तो उन पर गोलियां बरसाई गई, वहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मैं अभी उसका अपडेट ले रहा हूँ। अभी मैंने एक कार्यक्रम ऑलरेडी दे रखा था, वहाँ जा रहा हूँ। अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। और मुझे लगता है कि सरकार से जिस तरह से मैं लड़ रहा हूँ, ऐसे में सरकार बेचैन है, सरकार की नींदें हराम हो रही है। सरकार को हो सकता है कि मुझे उस बेचैनी से, क्योंकि वो अब ऐसे तो रोक नहीं सकती, हो सकता है फिर से जेल में डाल दे। नरेश मीणा मुख्यमंत्री से नजदीकियां रखते हैं, सचिन पायलट से भी नजदीकियां रखते हैं, कभी हाँ कभी ना, आखिरी रिश्ता कहलाता क्या है? देखिए मेरा रिश्ता जनता से है। अगर जनता के हितों के लिए, जहां जनता चाहेगी, जनता के हितों के लिए किसी भी नेता से मिलना पड़े, उसके आगे उसके पैर भी पकड़ने पड़े तो मैं पैर पकड़ूंगा। अभी राजस्थान की जनता को जरूरत है कि मेरे कई सारे मुद्दे ऐसे जिसमें मैं भजन लाल जी से मिलकर उनके सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, किसी भी नेता से मेरा व्यक्तिगत ना तो द्वेष है ना व्यक्तिगत किसी से प्यार है। जो जनता के लिए काम करते हैं, जनता जिनको पसंद करती है उनको हम भी पसंद करते हैं। आज पायलट साहब का फोटो दिल से लगाया आप? पायलट साहब को चाहने वाले लोग जो टोंक में आते हैं तो पायलट साहब के यहाँ सारे लोग उनको चाहते हैं, और जो पायलट साहब के साथ चाहत रखते हैं उन्होंने मुझे पायलट साहब के साथ मेरी तस्वीर भी भेंट करी। तो मैंने उनको कहा भाई कांग्रेस ज्वाइन करवाने का मूड है मेरा भी। तो उन्होंने कहा भाई साहब हम तो यही चाहते हैं कि आप और पायलट साहब एक साथ काम करें। लेकिन मैं तो काम ही कर रहा था उनके साथ, लेकिन जो परिस्थितियां बनी, मैंने 2 बार टिकट मांगा, नहीं मिला, अब निर्दलीय हूं। और मैंने तो कल परसों भी कहा, लेकिन आज मुझे भी तो मेरे जो साथी हैं, मेरे जो लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा जो नेतृत्व करता है वो सम्मानजनक स्थिति में रहे। कि ऐसा नहीं है कि उसका बार बार अपमान हो और बार बार अपमान के घोट पीने के बावजूद भी वो नेताओं को माने। मैं चाहता हूँ मुझे सब जहाँ भी रहूँ वहाँ सम्मान मिले, सम्मानजनक स्थिति जहाँ मिलेगी वहाँ जाएंगे। पायलट साहब से बात हुई थी, फोन आया था? यस। किस तरह की बात हुई? पायलट साहब ने फोन किया था, पूरे घटनाक्रम को जाना था, झालावाड़ के घटनाक्रम को, और फिर उन्होंने मेरे को अनशन तोड़ने की बात की थी। बड़े अच्छे तरीके से उनसे बात की। तो असर हुआ था उसका भी असर था? देखिए सब तमाम लोगों का असर होता है जब कोई भी आपके चाहने वाले लोग जब आपको कहते हैं। पायलट साहब ने भी कहा, गहलोत साहब ने पोस्ट करी, वहीं भरत सिंह जी कुंदनपुर जो उसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनको मैं आदर्श मानता हूँ ईमानदारी के रूप में, सिद्धांतों की राजनीति के रूप में। भरत सिंह जी के अनशन तोड़ने के एक दिन पहले जब मैं भरत सिंह जी के पास गया तो वो रोने लग गए थे और बहुत ही इमोशनल बच्चों की तरह रोए। हाथ जोड़ के मेरे से कहा कि वो जो परिजन उनके आ गए हैं बच्चों के, तो अब आपको उनकी बात माननी चाहिए, अनशन तोड़ देना चाहिए। तो दूसरी फिर विशेष रूप से भरत सिंह जी कुंदनपुर और उन बच्चों के परिजनों के कहने पर मैंने अनशन तोड़ा। एक और घटना हुई है, भ्रष्टाचार का रावण अब जलने से मना कर रहा है, और खास तौर से कोटा में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन गया, लेकिन रावण ने जलने से मना कर दिया, तो रावण जला ही नहीं। वो इसलिए नहीं जला क्योंकि रावण से ज्यादा बड़े रावण आज की तारीख में धरती पे घूम रहे हैं, और वो सफेद पोष कपड़े पहन के घूम रहे हैं। आज कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ के हालात है वो आपके सामने है। 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, 10 बार से सांसद, 1989 में वो आई थी तब एक चतुर्भुजी नागर धाकर समाज के वहां से सांसद हुआ करते थे। उनका टिकट काट के भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने वसुंधरा जी को टिकट दिया। 89 से वो जमकर वहां बैठ गई, और उस 89 से जमकर बैठ जाने के बाद भी ऐसा घटनाक्रम हुआ। घटनाक्रम हो जाते हैं, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है, बात घटना की नहीं है। बात सबसे बड़ी ये कि पिपलोदी गांव में जो घटना हुई, वो 7-6 परिवार जो थे, जो दलित और आदिवासी भील समाज के थे, उनको अब तक इंदिरा आवास क्यों नहीं बना? वो जो बीपीएल परिवार के थे, वो जो गांव का नजारा आपने देखा होगा। अभी मैं जा रहा हूं परसों, आपको पिपलोदी नहीं, पिपलोदी के आसपास के गाँव का नजारा मैं आपको दिखाऊंगा और कहूंगा कि माननीय वसुंधरा जी, आप 2 बार की मुख्यमंत्री रही, आप 10 बार से सांसद हैं, और आपके रहने के बावजूद भी ये हालात है इस इलाके के। कोटा में चले जाओ आप, ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर है, देश के 3रे नंबर पर बैठे हैं, उसके बावजूद भी कोटा के हालात इतने खराब हो गए। वहां से जो एलन कोचिंग क्लासेस था, एलन कोचिंग क्लासेस जो राजेश जी माहेश्वरी का है, जो उन्हीं की जाति के हैं, बिरला जी के, वो आज वो एलन कोचिंग बंद करने पे बैठे हैं। एलन कोचिंग बंद हो रही है। पहले जेके फैक्ट्री थी कोटा में, वो बंद हो गई बिरला जी के रहते हुए। अब कोचिंगें बंद होती पड़ी है, कोटा बेरोजगार हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ के नेता जो है उनको केवल कॉमर्शियल पॉलिटिक्स करते हैं और वो केवल पैसा कमाने की राजनीति करते हैं, और जब मैं बोलता हूँ तो उनको चिढ़ लगती है, उनको आग लगती है, और इसलिए मेरे को बार बार जेल डाल देते हैं। नरेश मीणा को इतना गुस्सा क्यों आता है?
बंद कर दिया। बिल्कुल आज अभी आया गुस्सा, बिल्कुल नहीं, बंद कर दिया। आपका एक बयान था कि मेरा दिल अभी भी कांग्रेस के लिए धड़कता है, लेकिन मैं कांग्रेस तब ज्वाइन करूंगा जब एक तरफ राहुल गांधी हो और एक तरफ प्रियंका गांधी। आखिर ऐसे हालात क्यों बनते जा रहे हैं? आपको लग क्यों रहा है कि देखो मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ, 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी हूँ, और जब 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूँ। लेकिन मैं जिस ट्राइबल से आता हूँ, जिस मीना समुदाय से मैं आता हूँ, उस आदिवासी समाज की राजस्थान में 13% संख्या है, और 13% संख्या होने के बावजूद भी वो आदिवासी समाज लगभग 90% कांग्रेस को वोट देता है। लेकिन मेरे को दुख होता है जब राहुल गांधी जी जब देश राजस्थान की धरती पे आते हैं, कहीं भी कार्यक्रम मैंने देखे हैं, जब राहुल गांधी जी कोई सभा संबोधित करने आते हैं तो उनकी जो पहली लाइन होती है जिसमें वो राहुल गांधी जी रहते हैं, उसमें सिंगल मीणा नेता कोई नहीं रहता। जब भी मैं देखता हूँ टिकट बांटने का नंबर आता है तो कई अलग 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 क्षेत्र में, चाहे अलवर का हो, कोटा का हो, उदयपुर का हो, बांसवाड़ा का हो, अलग अलग छत्रप टिकट कांग्रेस के जो बांटते हैं तो 5-5, 7-7 टिकट बांटते हैं। लेकिन मैं जिस समाज से आता हूँ, मीणा समाज, उस मीणा समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है आज की तारीख में जो खुद का टिकट के अलावा दूसरे की पैरवी कर सके। अभी मैं जब मेरे को पूरा समुदाय, मेरे को सर्व समाज मेरे को पसंद कर रहा है, लेकिन मैं जिस समुदाय में पैदा हुआ हूँ वो जिस तरह से मुझे आज प्यार दे रहा, आशीर्वाद दे रहा पूरे राजस्थान में, और वो ये कह रहा है, मैंने जब पूछा था कि भाई मेरे को क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि भाई मान सम्मान के साथ आप स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे, अगर कांग्रेस आपको सम्मान नहीं देती तो उस जगह भी नहीं जाना है। लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, कांग्रेस में अगर जो, क्योंकि मैंने यहाँ देख लिया, ये लोग चाहते हैं, मैं गुटों में बंटना नहीं चाहता। राजस्थान की जो गुटबाजी की राजनीति है, मैं गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, डॉक्टर सर जी मौर्य साहब या किसी भी अन्य जो भी जितने भी लोग हैं उनके बीच में फंसना नहीं चाहता। मैं राजस्थान की मैं चाहता हूँ कि जब मैं अगर कांग्रेस ज्वाइन करूँ तो मैं राहुल गांधी जी मुझे ज्वाइन कराएं, राहुल गांधी जी मुझे वो सम्मान दे जो बाकी जिन लोगों को, जैसे प्रमोद जैन मुझे उतना दे देना जितना प्रमोद जैन भाया को दे रखा है। मुझे राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी उतना दे दे जो प्रमोद जैन भाया को दे रखा है। प्रमोद जैन भाया जो जैन समाज से आते हैं, जैन समाज मेरा जो मानता है, वैश्य समाज ज्यादातर बीजेपी को वोट देता है ज्यादातर, और उस समय भी प्रमोद जैन भाया जो 7 टिकट बांटता है हाड़ौती में, जिसका वोट नहीं है, 500 वोट नहीं है, और जिसका 90% बीजेपी को वोट देता है, और उसके बावजूद मेरा तबका इतने लाखों की संख्या में होने के बावजूद भी हम लोग वोट भी दे और वोट के बदले हमें कुछ नहीं मिले। ऐसे में सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई उसी तरह से है जिस तरह से महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए गढ़ किले छोड़ के जंगलों में चले गए थे, उसी तरह नरेश मीणा भी सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ रहेंगे। सचिन पायलट का नाम